इस दौर में जो सरकार से सवाल पूछ ले वही सड़क का नेता है। इस देश की जिम्मेदारी है कि जो सड़क पर सवाल पूछने की आज के दौर में हिम्मत रखता हो, क्योंकि उसे मार दिया जाएगा या जेल भेज दिया जाएगा। और अगर ये दोनों से बचता है तो इस देश की जिम्मेदारी है कि उसे संसद तक भेजा जाए, क्योंकि इस परिस्थिति में नेताओं की एक ही पहचान है कि कौन सड़क पर सवाल उठा रहा है। मेरे साथ भूपेंद्र रावत जी हैं, जो इस तमाम दोनों खतरों को, जान का खतरा और जेल का खतरा, इन दोनों खतरों को उठा रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आज कुछ ऐसे ही सवाल हैं उनके मन में जिससे हम आपको वाकिफ़ करवाएंगे। क्या कहेंगे रावत जी? अब तो जीडीपी माइनस में 23% चला गया, कोरोना रुका नहीं, मन की बात जारी, अब कुत्ता पालने की हो रही है, खिलौना की हो रही है। आगे अब देश में क्या होगा? देखिए, कोरोना तो असल में एक बहाना है शंभू जी। मैं नेशनल दस्तक के करोड़ों दर्शकों के माध्यम से 135 करोड़ आबादी को बताना चाहता हूं, नवंबर 2019 में हमारे देश में बिजली के उत्पादन का जो खपत है वो आधा रह गई थी। ये कोरोना से पहले का मामला है, नवंबर 2019, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में उत्पादन का मामला -1 में जा चुका था। तब कहीं कोरोना नहीं था। हाँ, रंगा बिल्ला की क्रोनोलॉजी थी, संघ परिवार का वो एजेंडा जो गोल वर्कर का था कि भारत के लोगों को गुलाम बनाने का एक तरीका है कि भारत के 95% आबादी को गरीब बना दो। और गरीब बनाने के लिए पहले नोटबंदी और फिर हमारे देश में दशकों से चले आ रहे टैक्स पद्धति को बदल करके जीएसटी में तब्दील करने का, और न केवल देश को कंगाल बनाने का। अभी आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर एक एक राज्य रो रहा है, जीएसटी का जो टैक्स है उसको भी मोदी सरकार ठिकाने लगा चुकी है। और तब आया कोरोना की क्रोनोलॉजी। हमारे देश में 30 जनवरी को कोरोना आ चुका था और 550 मामले हुए 52 दिन में। 52 दिन तक कोई तालाबंदी नहीं हुई थी क्योंकि कमलनाथ की सरकार गिरानी थी मध्य प्रदेश में, क्रोनोलॉजी वो थी। लेकिन मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जब भारत में 52 दिन बिना लॉकडाउन के सिर्फ 550 मामले हुए, तो पूछो इस मूर्ख को, इस देश के गद्दार और चीन के वफादार को, कि लॉकडाउन के बाद 70 दिन की मैं जिक्र करूंगा, पहले अनलॉक किया गया 1 जून को, तब मामले 2 लाख हो गए थे और बताया गया कोरोना से 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1 जुलाई को मामले 17 लाख हो चुके थे और लगभग 6 लाख मामले 1 जुलाई को, और 17,000 मौतें हुई थी। और 1 अगस्त को अनलॉक 3 हुआ, जिस दिन मामले 17 लाख क्रॉस कर चुके थे और 35,000 लोगों की मौत बताई गई थी। तो हम ये जानना चाहते हैं, जब लॉकडाउन नहीं किया गया तो देश भी चल रहा था, देश के उद्योग, व्यापार, रेल, देश के बस और एयरलाइंस भी चल रही थी, देश में हाई तौबा नहीं था। और देश को ताले में बंद करके जो तबाही मची, उससे न केवल हमारा देश खत्म हो गया, जो अभी आपने जीडीपी का सवाल किया, हमारे देश का पर्यटक उद्योग, होटल इंडस्ट्री, मैं कहता हूं पर्यटक उद्योग तो अगले कई दशक में जाकर के सुधर नहीं सकता है। हमारे देश के उद्योगों की जो दशा पहुंच चुकी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जीडीपी जो कहां चला गया, हमारे देश में भारत सरकार ने कहा, मोदी सरकार ने राज्यसभा की संसदीय समिति को कहा कि भारत में 10 करोड़ नौकरी पेशा लोगों की नौकरी जा चुकी है, और हम मानते हैं कि 14 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। अब 14 करोड़ परिवार अगर नौकरी जा चुकी होगी, उनकी खरीदारी की क्षमता नहीं रही, तो उद्योग में यदि सामान बनेगा भी तो लोग खरीदेंगे कैसे? आप सब दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है क्या? नए कपड़े खरीद रहा है क्या? नए जूते खरीद रहा है क्या? कोई नया सामान खरीद रहा है क्या? सिर्फ लोग खरीद रहे हैं दाल, चीनी, चावल, आटा और सब्जी, वो भी जिसकी क्षमता है। तो हमारे देश में खरीदने की क्षमता देशवासियों की खत्म हो चुकी है। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, एक्ट ऑफ गॉड कहा जा रहा है, यह एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आपने देखा कि पहले कोरोना की आड़ में हमारे देश में जब तालाबंदी की गई तो देश को बचाने के लिए कहा गया, शंभू जी क्या बोला गया, कि हम देश के अंदर देशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह पीएम केयर का गठन किया गया। और पीएम केयर के गठन पर भी मैं ये सवाल इसलिए करना चाहता हूं, अरबों रुपए जो इकट्ठा हुआ, क्या देशवासियों को पहुंचा? आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है,
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करना यह पाखंड और फ्रॉड है। किस लिए है? अब आत्मनिर्भर भारत की बात आ रही है, आप भारत में अपने घरों में खिलौने बनाइए और देसी कुत्तों के साथ खेलिए तो आप आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे और आप मेक इन इंडिया भी पूरा कर लेंगे। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, ये सवाल आपको उठाना चाहिए। हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, गौमूत्र पी करके, गाय का गोबर खा करके और फ्रांस से हम राफेल मंगा करके विश्वगुरु बन जाएंगे, ये सवाल भी आपको करना चाहिए। और ये एक्ट ऑफ फ्रॉड की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, प्रधानमंत्री राहत कोष का ऑडिट होता है, लेकिन पीएम केयर ये जो निजी एक पैसा इकट्ठा करने का जो एक तरीका निकाला है नरेंद्र मोदी ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो सकती, ये नरेंद्र मोदी की निजी दुकान है। तो मैं आप सब 135 करोड़ लोगों से बताना चाहता हूं, हमारे देश का कोरोना नहीं, हमारे देशवासी ने कोरोना नहीं फैलाया, कोरोना भी मोदी सरकार लेकर आई, कोरोना को मोदी सरकार ने फैलाया। और मोदी सरकार क्या कर रही है? अब हम देखो मास्क का एक्सपोर्ट करते हैं, मोदी बोलते हैं, हम वेंटिलेटर भेजने लग गए। अरे मूर्ख, ये भी तो बोलो कि कोरोना हमारा नहीं था, कोरोना लाया गया, मंगाया गया, कोरोना फैलाया गया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कोरोना से पहले ही नोटबंदी और जीएसटी के कारण हमारे देश के उद्योग और व्यापार को चौपट कर दिया गया था और बची खुशी खसर जो लॉकडाउन में ताला बंद करके देशवासियों को सोचना चाहिए, जब कोरोना का टीका नहीं बना, कोरोना की दवाई नहीं बनी, तो अब फैसला हो गया अनलॉक 4 का। अब मेट्रो भी चल रही है, पहले बसें चलने लग गई, हवाई जहाज शुरू हो गए, रेलों का सिलसिला शुरू हो चुका है, अब मेट्रो भी चलेंगी, उद्योग और व्यापार सब कुछ खुलेगा। तो आप पूछिए एक्ट ऑफ फ्रॉड के गिरोह को कि तुमने ताला बंद क्यों किया था। मैंने 4 बातें कही हैं, आप जाके देख सकते हैं वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स के पेज पर, कुछ लिंक मैंने अपलोड किए हैं। शंभू जी, मैंने दावा किया था 25 मार्च को, मेरा वीडियो सुन सकते हो, कि लॉकडाउन से कोरोना के संक्रमण को नहीं रोका जा सकता। मैंने दूसरा दावा किया था अगले वीडियो में, और मैंने कहा था कि हमारे देश में लोग कोरोना से कम मरेंगे, नौकरी छूटने से कम मरेंगे, लेकिन भूख से अधिक मरेंगे। और मैंने तीसरा दावा किया था कि कोरोना से ज़्यादा लोग मरेंगे नहीं, 80% लोगों को कोरोना का पता नहीं लगेगा। अब नरेंद्र मोदी भी कह रहा है कि कोरोना का पता नहीं लगता, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि पता नहीं लगता। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, ये मैं शंभू जी बहुत साफ हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी बहुत संदिग्ध है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इसलिए संदिग्ध है, जब लॉकडाउन करता है बिना तैयारी के, तो कोर्ट में अगर जाओ तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है। हम दूसरी बात करना चाहते हैं, राफेल घोटाला हुआ, राफेल का सौदा होना था, हमारे देश ने तकनीक और ठेका राफेल का लेना था हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 126 जहाज बनाने का, हर 36 जहाज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी जो मोदी सरकार ने कहा। मैं तीसरी घटना कहता हूं, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, मेरे बयान नहीं, उसकी बहन के बयान, उसके पिता के बयान, उसके बहनोई का बयान है। जब दाह संस्कार हो रहा था मुंबई पुलिस को उन्होंने कुछ और नहीं कहा, और 40 दिन बाद एक और एफआईआर दर्ज होती है और सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और जस्टिस लोया जो सुनवाई कर रहे थे हमारे देश में संदिग्ध तड़ी पार रह चुके अमित शाह के मामले में, अमित शाह को जेल में होना था, जो आदमी गृह मंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत नहीं थी। तो हम यह कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि राफेल के मामले में कोई फैसला देने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मोहर मार देता है, जस्टिस लोया के मामले में मोहर मार देता है, सुशांत सिंह के मामले में मोहर मार देता है, जमातियों पर फर्जी मुकदमे बनते हैं कोरोना को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट कहता है माफी मांगो या जुर्माना भरो। मैं बधाई देना चाहता हूं 44 जमातियों को, विदेशियों को, जिन्होंने जमानत ना तो पैसा भरा जुर्माना और ना माफी मांगी। और मैं बधाई देना चाहता हूं मुंबई हाई कोर्ट को, मुंबई हाई कोर्ट ने जमातियों पर दर्ज फर्जी मुकदमे खारिज करवाए। दिल्ली हाई कोर्ट में जामिया के लोग अधिकारी गए, एक आतंक फैला रहा है चैनल का लाइसेंस लेकर के, हमारे देश के अंदर नफरत फैला रहा है। अभी यूपीएससी में जो मुसलमान सेलेक्ट हुए वो कह रहा है घुसपैठ हो रही है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभिव्यक्ति का मामला हम नहीं रोक लगाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली हाई कोर्ट को। मैं तीसरा जिक्र करना चाहता हूं, देशद्रोह के मामले में डॉक्टर कफील खान को बंद करके रखा, सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा,
और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर कफील खान का बयान और भाषण देश की एकता और अखंडता के लिए था, देश के खिलाफ नहीं था। मैं बधाई देना चाहता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजों को। मैं खत्म करता हूं इस पर। मैं कहना चाहता हूं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए वो मुंबई हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, और जिनको जिला अदालत में होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट में विराजमान है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज हमारे देश में पीएमओ की भूमिका की तरह काम कर रहे हैं, और हमारे देश में वित्त मंत्री जो अब कह रही है कि एक्ट ऑफ गॉड है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, इन फ्रॉडों ने जानबूझ करके गोल भर करके एजेंडे को पूरा करने के लिए देश को कंगाल बना दिया। ये बात आपको सुननी चाहिए। धन्यवाद। आप बोलिए। क्या है गुलवर्कर का क्या आइडिया था? गोलवरकर ने कहा अगर आपको संघ परिवार को लंबे समय तक शासन करना हो भारत पर, तो सबसे पहला काम है आप देशवासियों को कंगाल बना दिए, निर्धन बना दिए, गरीब बना दिए। जी। अच्छा, ये कफिल को लेकर जो पूरा मामला, तो क्या कहेंगे, जो क्यों लग रहा है मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जाएगा? ये डॉक्टर कफील खान, अब ये पहले इंसान की हम बात करें। डॉक्टर कफील खान ने योगी आदित्यनाथ जहां घंटा बजाते हैं गोरखपुर में, वहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, 2017 में शंभू जी वहां दर्जनों बच्चों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा वयस्क लोगों की हत्या हो गई। क्यों? किसने की हत्या? योगी सरकार ने उनका ऑक्सीजन छीन लिया। क्यों छीना? ऑक्सीजन कंपनी को पेमेंट नहीं किया। बाल विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान ने अपने निजी स्तर पर सिलेंडर उपलब्ध करा करके सैकड़ों बच्चों को बचाने का काम किया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की नजर में, उसकी सरकार की नजर में आम गरीब गुरबा के बच्चों का, आम गरीब गुरबा का कोई वैल्यू नहीं था, इसलिए वो मारे गए। और जब टेलीविजनों ने डॉक्टर कफील खान का ये भूमिका देखी तो एज ए हीरो के रूप में उभर करके आए डॉक्टर कफील खान, और तब योगी आदित्यनाथ ने चुनौती दी थी, कहा था कि तुम सिलेंडर ला करके बहुत हीरो बन रहे हो, तुम्हें हम देखेंगे। तब 7 महीने निर्दोष कफील खान को जेल में रहना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कमेटी बनाई सरकारी अधिकारियों की, और सरकारी अधिकारियों की कमेटी ने 2019 में डॉक्टर कफील खान को निर्दोष सिद्ध किया। एक टीवी अखबार तो मोदी को बढ़िया कहे। नहीं, वही दूसरी बात बता रहा हूं। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और उनकी बेंच ने कहा, मैं बधाई देना चाहता हूं, कहा कि जामिया मिलिया में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भाषण हुए डॉक्टर कफील खान के, वो देश की एकता और अखंडता के लिए थे, देश को बर्बाद करने के लिए नहीं थे। मैं आपके माध्यम से एक बात और करना चाहता हूं। 203 दिन तक, क्योंकि जिस भाषण के नाम पर डॉक्टर कफील खान को जनवरी 2020 में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, सीजेएम की अदालत ने 10 फरवरी को डॉक्टर कफील खान को जमानत दे दी थी, और लेकिन रिहा नहीं किया गया, उन पर इंपोज किया गया देशद्रोह का मुकदमा जो अब खारिज हो चुका है। 203 दिन तक फिर दोबारा से निर्दोष डॉक्टर कफील खान को जेल में रहना पड़ा। मैं आपके माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करता हूं, जो नौकरशाह अपने दायित्व की बजाय योगी आदित्यनाथ के गुलाम की तरह भूमिका अदा करते हुए बार बार डॉक्टर कफील खान को पहले 2017 में और अब 2020 में फंसाने का काम किए, मैं आग्रह करता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश से, उन सब की फाइल खोलें और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाएं, और जो डॉक्टर कफील खान को निर्दोष को जेल में रहना पड़ा उसका हर्जाना अदा कराएं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो अभी सुशांत राजपूत के मामले में 40 दिन बाद महाराष्ट्र का मामला और पटना में एफआईआर दर्ज हुई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मैं आग्रह करता हूं कि जिन दर्जनों बच्चों की और जिन 1 दर्जन से ज्यादा वयस्कों की ऑक्सीजन की कमी के कारण जान चली गई, स्वतः संज्ञान लेकर के उनकी हत्या का मामला योगी सरकार पर दर्ज कराएं, क्योंकि वो ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी हत्या की गई है, ये मामला उन पर चलना चाहिए। और 7 महीने तब डॉक्टर कफील खान जो जेल में रहे उसका उनको भरपाई कराई जानी चाहिए। तो जिन लोगों ने डॉक्टर कफील खान को फंसाया था, ऑक्सीजन की कंपनी को पेमेंट नहीं किया और बच्चों को इनको मरवाया, उन सब पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक नज़ीर पेश करें, ताकि हमारे देश में बार बार मुसलमानों को, दलितों को, वंचितों को टारगेट बना करके उनको इनकाउंटर में मारने का सिलसिला और फर्जी मुकदमे फंसाने का सिलसिला बंद हो सके। ऐसा तभी संभव है जब योगी आदित्यनाथ और उसकी सरकार के इशारे पर जो गुर्गे के रूप में प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, जिन्होंने 2017 में भी और अब डॉक्टर कफील को फंसाया, उन सबको दंडित करने का जिम्मेदारी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बनती है। ये मन की बात पर क्या कहेंगे, जो कुत्ता पालने के लिए कहे? मन की बात तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मन की बात में तो वो मोदी के मन की बात होती है। बहुत साफ कहा मोदी ने,
मोदी ने कहा कि मैं सीमा के साथ खिलवाड़ करूंगा, मैं देश की सीमा के साथ खिलवाड़ करूंगा, सीमा पर जान देने वालों से खिलवाड़ करूंगा, मैं रेल बेचकर खेल खेलूंगा, मैं लाल किला बेच करके खेल खेलूंगा, एलआईसी बेच करके खेल खेलूंगा, एयर इंडिया बेच करके खेल खेलूंगा, मैं इसरो को बेचूंगा, मैं देश में किसान आदिवासी की जमीनें छीन करके बेचूंगा, मैं देश के सुप्रीम कोर्ट के साथ खेलूंगा, मैं देश में बाबा साहब की अध्यक्षता में बने संविधान के साथ खेलूंगा, मैं तुम्हारे जीवन के साथ खेलूंगा, तुम्हारी जीविका के साथ खेलूंगा, और तुम मूर्ख भारत के लोग कुत्तों को पालकर आत्मनिर्भर बन जाओ और घर में खिलौने बनाओ ताकि मेक इन इंडिया हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का जो मेक इन इंडिया कुत्ता पाल के आत्मनिर्भर का मामला था, जब हमारे देश में कुछ सरकार का बच ही नहीं रहा है, मैं बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का पाखंड ये संघ परिवार के सरकार को बंद करना चाहिए, और ये नालायक नहीं करते हैं बंद तो देश की जनता से मैं अपील करता हूं, बिहार से शुरुआत कीजिए, इनका डिब्बा बंद कर दीजिए, डिब्बा बंद कर दीजिए। और जो लोग कहते हैं ईवीएम में घोटाला होता है, उन सबों से मैं कहना चाहता हूं चुनाव ईवीएम पर होना है। और जितने लोग आज देश में देशवासियों को बचाना चाहते हैं, जो आपने कहा मन की बात, नरेंद्र मोदी मन की बात में कहता, हमारे बिहार, मध्य प्रदेश और आसाम 2 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, और हमारे यहाँ नीट और जेईई के पेपर देने वाले विद्यार्थी जो बाढ़ में फंसे हुए हैं, कोरोना के कारण बस और रेल नहीं चल रही हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाए, उनके मन में था कि नरेंद्र मोदी हमारी बात करेगा। हम सब लोग भी चाह रहे थे कि हमारी सीमा पर चीन ने कब्जा कर रखा है 5 जगह, और नरेंद्र मोदी ने कहा था जब हमारे देश के जवानों की शहादत हुई थी कि कोई हमारी जमीन पर नहीं घुसा है, कोई नहीं घुसाया है, हमारी जमीन पर किसी की पोस्ट नहीं है। तो हमको लगा कि अब सीडीएस ने 113 दिन बाद 5 मई को कब्जा हुआ, चीन ने हमारी सीमा पर कब्जा किया, और 72 दिन बाद जब जवानों की हत्या हुई, उसके 72 दिन बाद कब्जा होने के 113 दिन बाद सीडीएस बिपिन रावत ने मुंह खोला और कहा कि हमारे देश पर कब्जा हुआ। साफ साफ कहा कि देश की कुर्सी में, प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा शख्स देश का गद्दार, चीन का वफादार है, झूठ बोलता है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। मन की बात में लग रहा था मोदी देश से माफी मांगेगा, झूठ बोलने की मशीन है। विदेश के एक प्रधानमंत्री ने संसद में झूठ बोला था, इस्तीफा दे दिया। ये नालायक संसद में भी झूठ बोलता है, संसद के बाहर झूठ बोलता है, शहीदों की शहादत पर झूठ बोलता है, सीमा पर झूठ बोलता है, कोरोना के मामले में झूठ बोलता है, 15-15 लाख देने के मामले में झूठ बोलता है, 2 करोड़ लोगों के नौकरी देने के मामले में झूठ बोलता है, 5 ट्रिलियन पैसा इकट्ठा कर देगा देश में, इसके लिए भी झूठ बोलता है, किसान को लाभकारी मूल्य की बात पर झूठ बोलता है, सबके अच्छे दिन की बात झूठ बोलता है, कुत्ता पाल करके आत्मनिर्भर बनने की बात झूठ बोलता है, खिलौने बनाकर मेक इन इंडिया बनेगा, विश्वगुरु बनेगा, गाय का गोबर और गौमूत्र पी करके और फ्रांस से जहाज मंगा करके, इसमें भी झूठ बोलता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अब एक नया पैतरा इन्होंने कह दिया, वो कह रहे हम तब जीतेंगे जब हम स्वदेशी हथियार बनाएंगे। पहले मूर्खों ने कहा राफेल आएगा तब चीन डरेगा, अब कह रहे हैं स्वदेशी बनाएंगे। मैं देशवासियों, आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये संघ के अफवाहबाज जो पहले आज़ादी की जंग में गोरों की मुखबिरी करते थे, अब इनको चीन और अमेरिका टुकड़ों पर पाल रहा है। इन देश के गद्दारों क्या को काले अंग्रेज कहा जाए इनको? नहीं, देश के गद्दार, अंग्रेज नहीं, अंग्रेजों की इज्जत का मामला है। ये गद्दार हैं देश के, ये देश के गद्दार चीन, अमेरिका और गोरों के वफादार हैं। इनको कुर्सी से हटाने की जिम्मेदारी बिहार की जनता की है। तो देखिए, ये भूपेंद्र रावत साहब हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने पर आपकी गिरफ्तारी होगी, आपको लिंच कर दिया जाएगा, जो इस समय सरकार से सवाल पूछ रहा है, जो खतरा उठा रहा है, आप लोग की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को संसद भेजिए। और आज के डेट में मेरी नज़र में वही नेता है जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। शंभू जी, मैं शंभू जी की बात चाहता हूँ। मैं जब बोलता हूँ सीमा पर देश के साथ गद्दारी और चीन से वफादारी करता है, तो इनके अंधभक्त हमारे खिलाफ बहुत बड़ी प्रतिक्रिया करते हैं। अब सीडीएस बिपिन रावत, जो हमारे देश में चीफ ऑफ डिफेंस का जनरल बिपिन रावत ने भी कह दिया कब्जा हो रखा है। हमारे देश का राजदूत विक्रम मिस्त्री कह रहा है कब्जा हो गया। हमारे देश के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे बोला गया कब्जा हो गया। यदि भूपेंद्र रावत झूठ बोल रहा है, तो मेरे साथ साथ में बिपिन रावत को भी, मेरे साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मंत्रालय को भी, और मेरे साथ साथ में विक्रम मिस्त्री के साथ भी आप देशवासी वही सलूक करें जो सलूक मेरे साथ किया जा रहा है, अकेले के साथ में। और अगर हम सब लोग सच बोल रहे हैं, तो इस देश के गद्दार को और चीन के वफादार को कुर्सी से हटाइए। मैं सिर्फ आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे देश का संविधान खतरे में। हम बहुत पहले संविधान सम्मान यात्रा किए। हम जानते हैं कि भारत में जब तक बाबा साहब की अध्यक्षता में बना संविधान रहेगा, तब तक
संघ के बाप की ताकत नहीं है हमारी जुबान को रोक पाए, हमारी ताकत को रोक पाए। जेल के लिए तो हम कहते हैं जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा। मेरा कोई सांसद और विधायक बनने का न इरादा है और न किसी पार्टी को ज्वाइन करने का। हम देश के संविधान के साथ, देश के संविधान के तहत जो अधिकार देशवासियों को, उनको बचाने के लिए गोली लगे, फांसी लगे, जेल लगे, पट्टा लिखाकर मैं नहीं आया हूं। लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे, बाबा साहब की अध्यक्षता में बने संविधान के बचाने के लिए हम लोग बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ऐसी आवाज़ें संसद में होनी चाहिए, क्योंकि जब संसद में अगर आप ऐसी आवाज़ें नहीं भेजेंगे तो सड़कों पर होनी चाहिए, क्योंकि जब सड़कों पर आवाज़ नहीं उठती तो संसद आवारा हो जाता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।